Good morning. Very good morning. आपका एसएमएस तो दिख ही नहीं रहा है किसी का। Just a minute. ओके, अब दिख रहा है। शिवा का मैसेज ऑलवेज। नितेश, किशन, मोनिका, चित, शशि, आनंद। दो वाताग्र आपस में टकराएंगे आज, चिंता नहीं करना है। कुबेर सिंह, प्रियंका, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हाय सर, वाह। गुरुजी, राम राम। उमेंद्र, काजल, अंजलि, श्याम, निक, प्रतिभा, दीपक, संतोष, निवेदिता, शिल्पी, मोनिका, जितेंद्र, थैंक यू प्रतिभा। What about wrestler सुशील कुमार? एमपी जियोलॉजी पे हम क्लास लेंगे, बात करेंगे। जियोलॉजी मेरा ही डोमेन है। बहुत दिनों के बाद लाइव हूं सर, कोरोना हो गया था। ओह माय गॉड। चलो, यूट्यूब पर आपको गाते हुए देखा। मेरा नाम भी लीजिए। सुरेश, शैलेश, क्या लिखा है? मेरी कुछ क्लासेस ड्रॉप हो गई, उनको कैसे कवर करें? आपसे पढ़ के लाइफ भी चेंज हो गई है। बहुत खुशी होती है मुझे अगर आप लिखते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ता है, और तुम्हारे किसी भी एक्ट से, किसी भी कार्य से किसी को कोई दुख न पहुंचे, और तुम कभी किसी के साथ कोई जबरन उसके मन के विरुद्ध ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग ज्योग्राफी में एमए करना चाहते हो तो कहीं से भी कर सकते हो। सब कुछ तो आर्थिक स्रोत है। मैंने वैक्सीन ले लिया, फर्स्ट डोज, बहुत अच्छा किया।
पूरे भारत में आप लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हो, ये संख्या हजारों में है। तो आप लोग भी अगर ये कैंपेन कर दोगे, आज तो ऐसा होना चाहिए कि हर टीचर अपने प्लेटफॉर्म से बोले कि वैक्सीनेशन के लिए कैंपेन करना है, पूरे भारत को वैक्सीनेट करना है। मैं एक छोटा सा ज्योग्राफर बन गया हूँ, बहुत खुशी की बात है। सर मैं गांव से हूँ, बट मुझे भी लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ। शशि, बहुत खुशी होती है। ये कोर्स ही मैंने गांव के बच्चों के लिए और दूर दराज महिलाओं के लिए, मैरिड महिलाओं के लिए जो जिनका जीवन चूल्हे के आसपास निकल रहा है, सच बता रहा हूँ आपको। मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे पास बड़े बड़े कंपनीज जिनका तुम देखते हो कि क्रिएट ग्राउंड पे एडवर्टीजमेंट लगा रहता है, वहाँ से करोड़ों का ऑफर है। पर बहुत सारी चीज़ें स्वांतः सुखाए की जाती हैं। आप भी ले लीजिए, साइंस बैकग्राउंड से। सर मेरे गांव में किसी ने नहीं लगवाया वैक्सीन, ये तो बहुत बुरा है शिवा। ऑप्शनल का न्यू बैच तो शुरू हो ही गया है, तुम चाहते हो तो अभी करंट बैच ज्वाइन कर लो। ऑप्शनल का बैच अभी शुरू हुआ है और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2-3 दिनों के बाद शुरू होगा, तो आप 2-3 दिन के बाद ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हो। ज्योग्राफी का 2 पार्ट है ना, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो यहाँ तो फिजिकल पार्ट में कुछ न कुछ 30-40% तो आपने पढ़ ही लिया। अब ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी कर लो, फिर उसी कॉन्टिन्यूटी में आप कर लेना। गांव में हर कोई हम लोग को ही गाली दे रहे हैं। अजहर मुस्लिम समाज है ना, अजहर वो और ज्यादा मुल्ला के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी ये बात ऐसा नहीं समझना तुम लोग कि हम कोई दुर्भावना से कह रहे हैं। गया में हमारे जो सबसे प्रिय व्यक्ति हैं खान साहब हैं, मध्य प्रदेश में जिनके घर जाके हम रुकते हैं वो जमाली साहब हैं। तो मुस्लिम्स में एक जो बौद्धिक वर्ग है, जो अगड़ा वर्ग है, वह भी यही बात कहता है जो हम कहते हैं। वो खुद ही कहता है कि अरे इतने तो जाहिल हैं इसमें कि क्या करें, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और जो मस्जिद में मुल्ला बोल रहा है उसी का सुनता है, हम लोग का तो कोई सुनता ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाता नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के नाम पे कुछ और पढ़ाने लगता है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम भी शुरू किया था, लेकिन लोगों में इतनी जड़ता है कि उस प्रोग्राम में कोई कुछ कर ही नहीं पाया। और बल्कि जो हमारे वहाँ सहयोगी थे, हमारे मित्र थे या जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जाइए, क्योंकि कई बार हो सकता है ना मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग भी हो जाए, कुछ बातें आक्रोशवश या कुछ बातें समझाने क्रम में ऐसी निकल जा सकती हैं, तो हो सकता है सेंसिटिव लोग और उसको किसी और अर्थ में ले लें। तो है, चैलेंजेस तो है, कोई नहीं ले रहा है। देख रहे हैं कि गया के कॉलोनीज में भी तो ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, खैर समय से लेंगे। पोलियो भी नहीं लेते थे पहले, अब धीरे धीरे सब लोग पोलियो लिया। टाइम लगेगा, सब लोग समझेंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दी प्लीज। नहीं भैया, मुझे नहीं पढ़ाना आज। मयंक, बहुत अच्छा है तुम्हारा। जो टॉपिक मयंक यहाँ पढ़ते हैं अपने फादर को पढ़ाते हैं।
ऑप्शनल कैरियर विल पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वहाँ पे सर्वर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रिटर्न नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग इस वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बोल करके नहीं ले रहे हैं, और एक्चुअली सोशल मीडिया में ना गलत फेक न्यूज़ इतना रहता है। 90% सोशल मीडिया का न्यूज़ फेक न्यूज़ रहता है, नकली वीडियो, नकली प्रचार, नकली ये। बहुत बुरा इफेक्ट है सोशल मीडिया का भारत के ऊपर में। आप हमारे ऑफिस का फ़ोन नंबर तो मैंने कई बार दिया है, 931195 वाला नंबर है ना, उसको आप चलो अब पढ़ाई करते हैं। मन कर रहा था आपसे ऐसे ही आपका एसएमएस देखने का और 10 मिनट बात करने की। मैंने कितनी बार तो ये नंबर दिया है, नंबर बता दीजिए सर। नंबर देखो, यही है, नंबर लिख दिया। किसका मैसेज इग्नोर हो गया? अब देखो कुछ लोग दुखी भी हो गए। 5G का र्यूमर फैला दिया, ये सब तो बहुत गलत बात है ना। आज लाइन लग रहे हैं सर। नहा करके निकले, सामने जो दिखा पहन लिया। तुम्हारे सामने क्या अब हीरो बनना और ड्रेसअप करना और स्टाइल। कंफर्ट जोन में रहना चाहिए इंसान को यार। हम कैसे कंफर्टेबल हैं, कैसे खुश हैं, मेरा उस पर फोकस रहता है। काम के प्रति ऑनेस्टी और हम कैसे खुश हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये सोचा नहीं कभी मैंने कि मुझे क्या पहनना चाहिए। मुझे लगा ये पहन लो, आज पहन लिया। हमसे डर क्यों लगता है बात करने में? पढ़ाई तो हम रोज करवाते हैं, कभी कभी मेरा मन करता है बात करने का। अब बताओ, इस घर में अकेले बैठे हैं, दिन भर क्लासेस, या आज तो मॉर्निंग क्लास को मैंने शिफ्ट कर दिया, 3:30 कर दिया। मॉर्निंग का क्लास मैंने 3:30 पे कर दिया। ऐसे ही बस मन किया थोड़ा एक्स्ट्रा सो लें। कभी कभी ना दिल का भी सुनना चाहिए। रूटीन तो बहुत हुआ, और उसके बाद 1 घंटा बालकोनी में बैठ करके अखबार पढ़े, थोड़ा एक्सरसाइज किए, स्ट्रेचिंग किए, पसीना बहाए। धूप थी, गर्म धूप को लगने दिए। मिट्टी था, कल बारिश हुई थी तो बालकोनी में मिट्टी और धूल बहुत था, उस धूल में भी लेटे, लिपट गए। इन चीज़ों से भी इम्यूनिटी बढ़ता है। तुम लोग को एक अद्भुत बात बताते हैं, एक बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं, तुम लोग वेरीफाई कर लेना इसको, कि जो छोटा बच्चा मिट्टी खाता है ना, वो मिट्टी खाता है तो उसका विटामिन B12 उसको मिट्टी से मिलता है। विटामिन डी और विटामिन B12 ये सब प्रकृति से, धूप से, मिट्टी से, मिट्टी में खेलने से, मिट्टी में काम करने से, उससे भी मिलता है। बच्चा तो दीवार चाटता है, मिट्टी उठा के मुंह में डाल लेता है, तो ये उसको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन वो करता है। तो आज भी अगर आप मिट्टी में कुश्ती लड़ लेते हो या मिट्टी में काम कर लेते हो, मिट्टी आपको लग जाती है, तो आपको ये सब करना चाहिए। ये बात नगरीय लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है
जो कि रोज दिन रात बस साबुन और फैशन और पॉलिश और केमिकल लगा रहे हैं। ये हीरो हीरोइन तो सब क्या है इनका लाइफ, कितना जिंदा रहते हैं। हर तीसरे हीरो हीरोइन को कैंसर हो जाना है, इतना केमिकल पोत के बैठे हैं। हमने अपने फेस पे बोरोलिन के अलावा कुछ नहीं लगाया तो क्या हो गया, क्या जरूरत है, फेशियल नहीं करवाया आज तक, थोड़ा बहुत कभी कभी फेस वॉश कर लेते हैं। तो तुम लोग को मिट्टी से प्रेम होना चाहिए। मान लो गमला ही है, गमले में ही खोद करके आप उसी से मिट्टी से आप मिट्टी का टच, मिट्टी का स्मेल, मिट्टी के पार्टिकल्स को बॉडी में जाने देना। मेरा भांजा दीवार नोच के खाता है। हम भी खाते थे, हम तो खड़ा होकर दीवार को चाटने लगते थे। अब पूरे मिट्टी लपेट के बैठ गए थे, तो ये भी अति है ना। मिट्टी लपेट के बैठोगे तो उसका अलग नुकसान हो जाएगा, शरीर का सेल वेल सब फिल कर देगा, भर देगा, श्वसन रोक देगा आपके बॉडी सेल का। तो ये सब पागलपन भी नहीं करना है। विकृत रूप सामने आ गया है ना बहुत सारे हमारे एंशिएंट विजडम को। प्रियंका जी, फेस वॉश रोज करना चाहिए, नहीं तो पिंपल्स हो जाएंगे। फेस वॉश करना चाहिए, मैंने मना नहीं किया, लेकिन फेस वॉश कौन सा यूज कर रहे हो? अगर आप फॉरेस्ट एसेंशियल यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है हिमालय, अब हिमालय 100% केमिकल है, लेकिन नाम ऐसा रख दिया है हिमालय कि जैसे लगता है कि हिमालय की जड़ी बूटी से बना हुआ है। तो हिमालय का प्रोडक्ट 100% केमिकल है। तो हम लोग को एक अच्छी चीज बता देते हैं कि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिससे हम लोगों को लगता है कि शायद ये आयुर्वेदा का है या शायद ये प्राकृतिक है, नेचुरोपैथी है। ऐसा होता नहीं है। जैसे हिमालय का कोई भी प्रोडक्ट सब 100% केमिकल है, बहुत खतरनाक केमिकल्स उसके अंदर में। उसका तुम देखोगे नीचे लिखा हुआ क्या क्या है तो बाप रे, डेंजरस है वो, सल्फेट्स और एसिड्स और क्या क्या है उसमें। वो कुछ भी क्लेम करे वो पूरा। लेकिन जैसे मान लो प्रोडक्ट है फॉरेस्ट एसेंशियल का है, बहुत महंगा मिलता है वैसे तो, उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसमें केमिकल नहीं है। तो फेस पे केमिकल भी रोज, केमिकल मान लो एक जूता है, जूते पे रोज आप पॉलिश कर रहे हो तो वो रोज काला पॉलिश चढ़ा रहे हो तो वो चमकेगा तो जरूर, लेकिन उसका लेदर घिसना शुरू हो जाता है। इस उदाहरण को याद रखो। इसी तरह से अगर आप फेस पे रोज केमिकल रगड़ रहे हो तो आप धीरे धीरे जूते की तरह मुंह हो जाएगा तुम्हारा। जो नेचुरल ऑयल है ना उसको बार बार हटाना ठीक नहीं है। वॉश करने का अलग तरीका हो सकता है। कभी मुल्तानी मिट्टी को लगा करके फेस कर लिया वॉश। मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी भी तो सलाइन है, तो वो भी तो एसिड, जो गंदगियां होती हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। तो छार लगाओगे तो एसिड को रिमूव कर देगा। तो ये भी तो हो सकता है। चलो बस अब पढ़ाई। फॉरेस्ट एसेंशियल बोला था, योगा का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे किसी भी चीज को ना एब्सोल्यूट नहीं मानो। अब तुमने फिर छेड़ा तो योगा जीवन पद्धति है,
योगा प्रिवेंटिव मेडिसिन का फील्ड हो सकता है, आयुर्वेदा प्रिवेंटिव मेडिसिन का फील्ड हो सकता है, आयुर्वेदा पूरे जीवन को बदलने का एक मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन आयुर्वेदा ऐसे कोई शॉर्ट, कहीं किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो आयुर्वेदा में थोड़ी ही है। तो योगा सब कुछ है ये हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि योगा भी करिए, फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रीदिंग के लिए योगा है, लेकिन आप लोगों को वेटेड एक्सरसाइज भी करना चाहिए, भारी काम करना चाहिए। 50 केजी का वजन अपने सर पे रख करके चलो, सीढ़ियों पे 25 केजी का वजन उठा करके चढ़ जाओ। शरीर इसके लिए बना हुआ है, वजन उठाने के लिए बना हुआ है। मस्कुलर फंक्शंस को भी ठीक रखना है। मसल्स कौन सही रखेगा? योगा तुम्हारा ब्रीदिंग सही रखेगा। योगा तुम्हारा जो हार्मोन्स है उसको सही रखेगा। तो श्वसन क्रिया पे और हार्मोनल साइकिल्स पे योगा काम करता है। बहुत अच्छी बात है योगा, लेकिन वो मसल्स पे थोड़ी काम कर रहा है। मसल्स में उसमें फिर आप बहुत सारा एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स पे भी काम करने लगता है, लेकिन वेटेड वाला जरूर होना चाहिए। पहले भी लोग मुग्दर घुमाते थे। चलो ओके, रामदेव बाबा जो चैलेंज कर रहे हैं उस पे एक लाइन बोलेंगे। आप लोग सब मेरे स्टूडेंट हो और ध्यान से सुनना। आयुर्वेद कभी भी एलोपैथिक फील्ड ऑफ मेडिसिन का पूरक नहीं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, उसका विकल्प नहीं हो सकता है। वो एलोपैथिक को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। एलोपैथिक में बहुत सारी चीजों के लिए मेडिसिन नहीं है, और मेडिसिन है भी तो उसका साइड इफेक्ट आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद से मैंने भी बताया कि योगा और आयुर्वेद सिर्फ आपके श्वसन वाले और हार्मोनल वाले इन दो चीजों पे बहुत अच्छा काम करता है। रामदेव बाबा तो अपमानित होकर के बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा को हमारे एलोपैथिक डॉक्टर बहुत ही मजाकिया लैंग्वेज में और उसको कोई फील्ड ऑफ मेडिसिन मानते ही नहीं है। इसलिए रामदेव बाबा बिल्कुल भड़क गए। वो योगा के और उसके अपमान पे बोलना चाह रहे थे, लेकिन रामदेव बाबा बहुत पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो किस बात को कैसे कहना है, इस मुहिम को कैसे आगे चलाना है, ये उनके समझ में नहीं आया और उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया जो कि उचित नहीं है एलोपैथिक के लिए। चलो ओके, अब पढ़ाई करते हैं। हो गया, आज कन्वर्सेशन था मेरा मन करने का। अब हम लोग शुद्ध पढ़ाई करते हैं। अब आप लिखिए चक्रवात। चक्रवात क्या है? चक्रवात के प्रकार, चक्रवात जनन, चक्रवात जनन, चक्रवात हनन, साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोलाइसिस, फिर
चक्रवातों से संबंधित मौसमी दशाएं। चक्रवातों से संबंधित मौसमी दशाएं। मैं लिख रहा है सर, दही जलेबी खा लो, वाइट शुगर को छोड़ दो। मैं बता रहा हूं, इंसान के लिए सबसे बड़ा जहर चीनी है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, और अगर मेरा वश चले तो भारत के सब शुगर मिल को बंद कर दें और इसकी जगह गुड़, बूरा, ताल मिश्री ये सब बनवाना शुरू करें। मीठा बंद नहीं करना है, लेकिन जो व्हाइट शुगर है उससे डेंजरस कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। पता नहीं चलता है जवानी में, ये सब पता चलना शुरू होता है 45 के बाद। अगर सिर्फ चीनी छोड़ दोगे ना तो 60 साल में भी जवान दिखोगे, एकदम लाल। आकाश किसी टीचर के बारे में लिख रहा है। देखो, इस तरह का क्लेम बहुत सारे टीचर करते रहते हैं। हिंदी के सारे टीचर भाषण और भांजना, भाषण, भांजना, भोजन, हिंदी माध्यम के जितने टीचर हैं हमारे प्रोफेशन में, कुछ को छोड़ करके, बड़ी मुश्किल से एक दो को छोड़ करके, बाकी सब का भाषण, भोजन, भांजना। लिखो भाजना होता है स्वगायन, अपने विषय में तारीफ करना। चलो अब लिखो, चक्रवात पे, उस चक्रवात की परिभाषा का लिखवाते हैं। लिखो, चक्रवात द्वितीयक संचरण है जिसमें वायु केंद्र की ओर केंद्राभिमुख त्वरण के साथ समदाब रेखाओं को काटती हुई, ऐसा कर लो, लगभग वृत्तीय समदाब रेखाओं को काटती हुई, लगभग वृत्तीय समदाब रेखाओं को काटती हुई वक्रीय पथ पर उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणावर्त चक्रण के साथ प्रवेश करती है। अब लिखो, प्रति चक्रवात क्या है? यहीं पे लिखना है, प्रति चक्रवात क्या है? केंद्रीय उच्च दाब से वायु का बाह्य प्रवाह अपकेंद्रीय कार्य के साथ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, अपकेंद्रीय कार्य के साथ उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त चक्रण के साथ परिधि की ओर अथवा बाहर की ओर प्रवाहित होती है। अब लिखो, प्रति चक्रवात की विशेषता। प्रति चक्रवात को ही पहले करवा देते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता। प्रति चक्रवात की विशेषता। पहला लिखो, केंद्र में उच्च दाब होता है, परिधि की ओर निम्न दाब। दूसरा, ये तो लिखवा ही दिया, फिर से लिख सकते हो, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ये तो लिखवाया था, फिर भी लिखवा दिया। लिखो तीसरा, प्रति चक्रवात में केंद्र में मौसम स्वच्छ, साफ मौसम, बादलों का अभाव, वर्षाहीनता,
चमकता सूर्य, वायुमंडलीय अस्थिरता, वायुमंडलीय स्थिरता, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, अस्थिरता नहीं, स्थिरता, वायुमंडलीय स्थिरता, प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्रतिचक्रवात मुख्य रूप से मरुभूमि प्रदेशों पर एवं अति शीत प्रदेशों पर जैसे वर्खोयास्क, अंटार्कटिका, पर विकसित होता है। नेक्स्ट लिखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर अश्वाक्षांश यानी 25 से 35 डिग्री अक्षांश, 25 से 35 डिग्री अक्षांश फिर लिखो एक और, यह ध्रुवीय उच्च दाब पेटी पर भी निर्मित होता है। सबसे बड़ा प्रतिचक्रवात साइबेरिया में वर्खोयास्क पर बनता है। वर्खोयास्क पर बनता है। मैपिंग में मैंने दिखाया था वर्खोयास्क। ओके, सहारा पर भी प्रतिचक्रवात है। डेजर्ट्स पे ध्यान रखना, डेजर्ट्स पे उच्च दाब होता है, डेजर्ट्स पे निम्न दाब नहीं होता है जैसा कि हम लोग सोचते हैं। हम लोग सोचने पे लगता है कि डेजर्ट में बालू है तो सूर्य की किरणें गिरेंगी तो गर्म होगा, हवा ऊपर उठेगी, निम्न दाब होगा। ऐसा आपके बहुत सारे हिंदी वाले टीचर और कुछ इंग्लिश वाले भी पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि डेजर्ट पे हाई प्रेशर होता है। सारा डेजर्ट 25 से 35-40 के बीच में पश्चिमी तट पर ही है और वो हाई प्रेशर बेल्ट है, इसलिए डेजर्ट पे हाई प्रेशर होता है। ओके, प्रति चक्रवात पे एक डायग्राम बना देते हैं।
देखो, केंद्र में होगा हाई प्रेशर और इसके चारों तरफ यह है समदाब रेखाएं, यानी ये है, अगर मान लो यहां पर 1020 है तो 1010 1000 990 MB, इस तरह से समदाब रेखाएं होंगी। और ये देखो, ये हवा बाहर की ओर, ये पवन बाहर की ओर इस तरह से निकलता है, ये प्रति चक्रवात है। यही है तुम्हारा, ये प्रति चक्रवात है। और इसी का उल्टा होगा, यहां पर 1000 MB है तो ये 990 है, तो ये 980 है। और एक और रिंगर ले लेते हैं, यहां पर 1010 मान लो। तो केंद्र की तरफ जो इस तरह से पवन जा रही है, तो ये चक्रवात है। यही चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर होता है। दोनों डायग्राम बनाओ। अब लिखो, चक्रवात निर्माण की शक्तियां। चीन में दोबारा फैला कोरोना लॉकडाउन। ये तो कल का ही न्यूज़ है, परसों का ही न्यूज़ है। चीन में वैक्सीनेशन के लिए मारामारी चल रहा है। हम लोग अपने देश को बहुत जल्दी गाली गलौज करते हैं, लेकिन देश की अच्छाई को और गुण को भी अगर नहीं कहोगे ना, तो बहुत सारे अच्छे लोग काम करना बंद कर देते हैं। तारीफ करने के लिए सीखो तुम लोग। हर चीज में गाली, हर चीज में दोष निकालना। भारत जैसा आज भी धर्मनिरपेक्ष देश, प्रजातांत्रिक देश, जहां हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को गाली देने की स्वतंत्रता प्राप्त है, सोशल मीडिया पे कुछ भी गरियाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, कहीं भी कुछ बोलने की, ये ऐसा देश कहीं नहीं है। तुम लोग कहीं बाहर गए नहीं हो, इसलिए जो हमारी चीजें हैं उसको, भारत में आज भी करुणा, मानव प्रेम बहुत ही अच्छा लेवल का है। आज भी आतिथ्य सत्कार, एक दूसरे के प्रति हृदय में परोपकार, ये हमारे जीन में है। ये जो वैदिक टाइम से चला आ रहा है, वनस्पत्ते शांति, औषधे शांति, शांतिरेव शांति। यहां धर्म भी बनता है तो क्या बनता है इस धरती पे? उपनिषद, सर्वे शांति, सब शांत, सबको शांति चाहिए, प्रकृति को शांति चाहिए। प्रकृति के हर पार्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यही हमारा धर्म है। नदी है तब भी हम कृतज्ञ हैं आपसे, हवा चल रही है तब भी कृतज्ञ है। उसी को देव कह रहे हैं। देव मतलब जो दिव्य शक्ति है वो देव है। तो नदी में शक्ति है, वो देवी है।
चूंकि नदी का जल का स्पर्श कोमल होता है तो उसको देवी मान लिया गया। पवन है तो वो भी देव है, वरुण देव है, वर्षा देव है, सब देव हैं। पीपल का वृक्ष भी देवता है, सब कुछ देवता है। यहाँ पे हाथी से लेकर के सब देवता है, सब में जिसमें प्रकृति है, अंश है, देवता है। तो ये जो हमारा जेनेटिक्स है ना, ये आज भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स काम नहीं करता है। ये जेनेटिक्स सिर्फ हिंदू में काम नहीं करता, ये जेनेटिक्स मुसलमान में भी काम करता है, क्रिश्चियन में भी काम करता है। जेनेटिक्स तो उसका वही है। अंदर से तुम किसी मुसलमान क्रिश्चियन को भी टच करके देखोगे तो तुम ही हो, तुमसे अलग थोड़ी रहता है वो। कुछ उतना ही करुणा है, उतना ही प्रेम है, उतना ही है। उसमें कुछ लोग भड़क गए, कुछ लोग सनक गए तो उसका अलग बात हो गया। वो तो हर धर्म में ही लोग भड़के सन के दिख रहे हैं आजकल, उसमें उसका धर्म से क्या लेना देना है। लेकिन भारत की मूल संस्कृति में अगर जाओगे तो सर्वरेव शांति, सब शांति। भारत में क्या धर्म बना? नाना गाय बोले कि भैया सेवा करो सबका। धर्म तो खैर बेचारे बना ही नहीं रहे थे। आजकल धर्म सुनते हैं कि सिखिज्म अलग धर्म ही हो गया। बुद्ध भी तो, बाकी लोग तो, हम लोग तो इनकारनेशन ऑफ विष्णु मानते हैं बुद्ध को। दशावतार में विष्णु बुद्ध है, और कोई नई बात नहीं है कि नए लोगों ने कर दिया, वो उसी समय से है कि दशावतार हैं ये। लेकिन बुद्धिज्म एक अलग धर्म के रूप में आ गया। लेकिन बुद्धिज्म क्या सिखा रहा है दुनिया को? शांति। ये थोड़ी कह रहा है कि मार दो, ये थोड़ी कह रहा है आक्रमण कर दो, ये थोड़ी कह रहा है कन्वर्ट कर दो, ये थोड़ी कह रहा है कि खून बहा दो, वो नीच है, वो ऊंच है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना बुद्धिज्म में। जैनिज्म में वहां तो और भी ज्यादा है, अपने शरीर को कष्ट देकर के भी जीवों की रक्षा करो। और एक्सट्रीम फॉर्म है जैनिज्म, तो उपनिषद से निकला हुआ है और एक्सट्रीम फॉर्म में चला गया। तो वहां तो और किसी चींटी को भी न तुमसे मर जाए, उसमें भी जीव है। गांधीज्म वही है। गांधीज्म, अगर तुम सामने वाला हत्या कर रहा है तभी गांधी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, उसको ईश्वर शक्ति अकल दे, उसको ठीक करे। तो यहां तो ऊपर से नीचे तक ही शांति रेव शांति भरा हुआ है। तो हमारे जेनेटिक्स में है। इसलिए कभी कभी तारीफ किया करो, अच्छा बोला करो। जिन लोगों ने अच्छा किया उनके लिए दो शब्द बोलो। नेहरू को भी कई लोग बहुत गाली देते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को उठाते रहते हैं। अब नेहरू वॉज एन इंस्टीट्यूशन मेकर। नेहरू नहीं होते तो इसरो होता क्या? नेहरू नहीं होते तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनता क्या? नेहरू नहीं होते तो आईआईटी बनता क्या? उस व्यक्ति को भी लोग गाली दे रहे हैं। अरे भाई, व्यक्तिगत जीवन में वो अपना, मान लो कि कोई गर्लफ्रेंड है किसी के, वो व्यक्तिगत जीवन है यार, उसमें क्यों घुस रहे हो तुम? व्यक्तिगत जीवन में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दादा परदादा क्या किए, क्या हुआ, कौन जानता है? तो नेहरू बेचारे नेता थे, सर्वजन प्रिय थे, नाम बना दिया दुनिया में, दो गुट से अलग कर दिया भारत को। तो ये ऐसा अच्छा नहीं है कि हम लोग सारे चीजों को बस गाली गलौज में लपेटते चले। ये बहुत गलत ट्रेंड है इंडिया में। राजीव गांधी ने भी कुछ अच्छा किया, और होना चाहिए था, बहुत कुछ वांछित है। लेकिन फिर भी जो, और प्रॉब्लम तो हमारे देश के अंदर के लोगों में है ना। हम लोग सिर्फ नेताओं को गाली क्यों देते हैं? हम लोग के अंदर में कितना भयानक प्रॉब्लम है। तुम देखो कितने जाहिल लोग हैं देश में, वैक्सीनेशन के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कोई मोदी का वैक्सीन कह रहा है, कोई बीजेपी का वैक्सीन कह रहा है। और वैक्सीन मोदी जी थोड़ी बनाया है, वैक्सीन तो बनाया है बायोटेक, जिसकी दुनिया में तारीफ हो रही है। चलिए, इसलिए मुझे तो भारत अच्छा लगता है, भारत के लोग भी अच्छे लगते हैं। देखा है दुनिया मैंने, यहां सब अच्छा है। टीवी देखना बंद कर दो ना, हिंदी चैनल। और हिंदी का अखबार पढ़ना बंद कर दो तो सब सुख शांति नजर आने लगता है। खैर छोड़ो, चलो चक्रवात के निर्माण की शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो कि, लिखो। सबसे पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता बल चाहिए।
दूसरा, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल का एक न्यूनतम मान तो होना ही चाहिए, नहीं तो चक्रीय गति होगी ही नहीं। चक्रीय गति का मूल कारण है कोरियोलिस बल। फेरेल का नियम, कोरियोलिस बल के साथ ही लिख दो फेरेल का नियम। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विस्थापन का जो नियम है। फिर नेक्स्ट लिखो, फिर लिखो बाय बेलेट्स लॉ, BUI BALLOT, बाय बेलेट्स लॉ, बाय बेलेट का नियम। इसमें थोड़ा लिखवा देते हैं, लिखो उत्तरी गोलार्ध में यदि पवन की दिशा निरीक्षक के पश्च भाग से हो तब दाहिनी ओर उच्च दाब एवं बाईं ओर निम्न दाब होता है। यह नियम भी कोरियोलिस प्रभाव से ही संबंधित है। अगला नियम है अभिकेंद्रीय त्वरण। मतलब केंद्र की ओर वायु के प्रवेश करने से वायु की गति में वृद्धि होती है। केंद्र की ओर प्रवेश करने वाली वायु की गति में निरंतर वृद्धि होते रहती है। उसका कारण वही है केंद्राभिमुख त्वरण। कोरियोलिस ध्रुवों की ओर क्यों ज्यादा है? उसका कारण है पृथ्वी का कर्वेचर, पृथ्वी की जो वक्रीयता है। और विश्वत एक बड़ा सर्किल है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो सर्किल, अक्षांश का जो सर्किल है सब छोटा होते चला जाता है और ध्रुव एक बिंदु मात्र शेष रह जाता है।
तो पवन जब नीचे से ध्रुवों की ओर चलती है तो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल और उस छोटे से और छोटे सर्कल की ओर प्रवेश करती है। तो उससे क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम बीइंग द सेम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ा होगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन उसकी गति बढ़ती चली जाती है। केंद्र के अंदर में छोटा सर्कल बन रहा है और जब गति बढ़ती चली जाएगी तो कोरियोलिस प्रभाव और बढ़ता चला जाएगा। तो मेन कारण है पृथ्वी का कर्वेचर और पवन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ते रहता है अगर वो ध्रुवों की ओर पवन अग्रसर होती है तो। प्रश्न आया था इसलिए उसका मैंने जवाब दिया। अगर मोमेंटम को हम इक्वल मान लेना तो ध्रुवों की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाता है, त्वरण बढ़ता है तो गति बढ़ेगी तो कोरियोलिस का मान बढ़ेगा। अच्छा प्रश्न था। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी। बहुत खुश रहें जीवन में और एक दूसरे में कमी न ढूंढें, एक दूसरे के गुण की सोचें, एक दूसरे के सैक्रिफाइस की सोचें तो अनंत प्यार की अनुभूति होती रहेगी। हमारा ये क्लिप उनको जरूर दिखाना। और हम वयोवृद्ध तो नहीं हैं लेकिन ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध दो तरह के लोग होते हैं। ज्ञान वृद्ध जरूर हो गए, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने से, कुछ अनुभव करने से भी, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करने से भी। अब न्यूटन अलग न्यूटन ने निरीक्षण किया तो गुरुत्वाकर्षण बना दिया, मैंने संबंधों का निरीक्षण किया तो मेरे अंदर में भी कई नियम बने हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से घृणा तभी करते हैं जब या तो स्वार्थ में सोचने लगते हैं। स्वार्थ कई तरह का हो सकता है। आपका इंटरेस्ट किसी और व्यक्ति में होने लगेगा, वो भी तो आपका स्वार्थ ही है, वो भी सेल्फिशनेस है। खैर ओके। हर व्यक्ति अगर सुबह उठ करके दूसरे व्यक्ति का तारीफ करने लगे और उसमें कमी न ढूंढे और कमी है तो भी उसको दूर करने का प्रयास करे, या सामने वाले को भला बुरा कहने से अच्छा है उसको प्यार से उसी चीज को समझा दे, तो देखो दुनिया एक दिन में बदल जाएगी और मानव प्रेम चरमोत्कर्ष पे होगा और ये सारा घृणा का थ्योरी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है। कोई इंसान इतना गिरा हुआ होता है कि कभी किसी के लिए दो अच्छा शब्द कह ही नहीं सकता है। वो उसका 10,000 बार उसका खाएगा, उससे लेगा, उसे ग्रहण करेगा, उसका खून चूसेगा और फिर उसी को गाली देगा। ये इंसान की प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति। इसलिए चलो लिखो आगे। बायोवेलेंस लॉ हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। तो ये नियम है जिसके आधार पे चक्रवात
की उत्पत्ति होती है। अब लिखो, चक्रवात दुई प्रकार के होवत हैं। पता नहीं कहाँ की भाषा है ये। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ओके, दो प्रकार के होते हैं। पहला है समशीतोष्ण चक्रवात और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोनों की तुलना करते हैं, दोनों के विशेषताओं की तुलना करते हैं, दोनों के गुणधर्म की तुलना करते हैं। स्पष्ट हो जाएगा, चक्रवात का पन्ना खुल जाएगा। आप लिखिए, आपके बाईं तरफ है समशीतोष्ण चक्रवात, बीच में लाइन खींच दो। दूसरी तरफ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहला कंपैरिजन, पहला कंपैरिजन लिखो, समशीतोष्ण चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य बनते हैं। एकदम जीएस टाइप कंपैरिजन लिखवाएंगे, सरल सरल। 35 से 65, इधर 5 डिग्री से 35 डिग्री, 5 डिग्री से 65 डिग्री। इसी में आगे लिखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाले लाइन में ही आगे लिखो कि इनकी उत्पत्ति 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य नहीं हो सकती, क्योंकि
यहां कोरियोलिस का मान लगभग 0 होता है। कोरियोलिस का मान लगभग 0 होता है। नेक्स्ट कंपैरिजन, डायमीटर 1600 से 3200 किलोमीटर, तथा यह 5-6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हो सकता है कम से कम, और 30 से 32 लाख तक हो सकता है स्क्वायर किलोमीटर। बहुत विशाल होता है समशीतोष्ण चक्रवात। पूरे यूरोप में हो सकता है कि एक ही चक्रवात प्राप्त हो। पूरे भारत की आकृति का एक समशीतोष्ण चक्रवात बन सकता है। अब भारत में समशीतोष्ण चक्रवात नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना कि यहां बनेगा। मैंने अक्षांश लिखवा दिया कहां बनेगा। आईक्यू नहीं है इसीलिए परेशान होते हो, गलत याद रखते हो। नेक्स्ट लिखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ किलोमीटर से, मतलब 2 से 5 किलोमीटर का भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है, बड़ा छोटा सा भी हो सकता है, से लेकर के ये जनरली 500 किलोमीटर के व्यास वाला होता है। 500-600 किलोमीटर का इसका रेडियस होता है, व्यास नहीं, रेडियस। ओके, और एरिया ये कवर करेगा कुछ भी, इतना छोटा है तो छोटा एरिया, और 500 है तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो। ओके, नेक्स्ट, यह ग्रीष्मकाल शीतकाल दोनों में निर्मित होता है, परंतु शीतकाल में इनकी संख्या, गहनता, वर्षा अधिक होती है। क्योंकि शीतकाल में ध्रुवीय ठंडी वायु अधिक सक्रिय होती है। नेक्स्ट, समदाब रेखाएं दीर्घवृत्तीय होती हैं, उधर वृत्तीय होती हैं।
उधर वृत्तीय होती हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो, समदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं, उधर संकीर्ण होती हैं। नेक्स्ट, पीजीएफ दाब प्रवणता बल 20 से 35 एमबी तक, उधर 80 से 120 एमबी तक। नेक्स्ट, विंड वेलोसिटी पवन गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर 120 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, यह गैर विनाशक मौसमी तंत्र है। गैर विनाशक मौसमी तंत्र है। लिखो, गैर विनाशक मौसमी तंत्र है। उधर लिखो, विनाशक है और सर्वाधिक विनाशक टॉर्नेडो होता है। सर्वाधिक विनाशक टॉर्नेडो होता है। स्पीड बोल देते हैं, छूट जाता है। अच्छा ठीक है, हम ध्यान रखेंगे आगे। हमारी प्रिया, कोई प्रपोजल है तो बताओ। विचाराधीन है। अस्सी से 120 था।
उसके बाद है विनाशकता पे हो गया, विंड वेलोसिटी पे हो गया, और लिखो समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यह पछुआ पवनों के द्वारा संचरित होती है, अतः पश्चिमी तट को प्रभावित करती है। अतः पश्चिमी तट को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय में लिखो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में होती है, अतः महाद्वीपों के पूर्वी तटों को प्रभावित करती है। अभी धैर्य नहीं खोना है, अभी हमने समझाया नहीं है कुछ भी। आपको पता है कि डायग्राम बना करके हम समझाने लगेंगे, फिर सब आपके क्लियर होते रहेगा। अभी तो इन सारे पॉइंट्स को अपने ब्रेन के अंदर में जाने दो, ताकि समझाते समय ये सारी चीजें कुछ कुछ अंदर में रहें। नेक्स्ट लिखो समशीतोष्ण चक्रवात में इनकी प्रवृत्ति, इनका ट्रैक एंड पाथ, इनकी प्रवृत्ति ध्रुवों की ओर मुड़ने की है। ध्रुवों की ओर मुड़ने की है। वक्रीय पथ पर ये ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। पहले पश्चिम की ओर जाते हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। पछुआ इनको ढो रही है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व जाने क्रम में ये ध्रुवों की ओर मुड़ने लगते हैं। उष्णकटिबंध में लिखो ये चक्रवात भी प्रथमतः विषुवत की ओर व्यापारिक पवनें तो विषुवत की ओर जा रही हैं, तो प्रथमतः विषुवत की ओर, परंतु कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्पन्न बलाघूर्ण के कारण, कोरियोलिस बल के प्रभाव से
पीजीएफ ज्यादा होगा तो आइसोबार नैरो हो जाएगा। क्यों बीच में कूद रहे हो पूछने के लिए? अभी जब समझाया ही नहीं है तब भी जबरदस्ती कूदे पड़े हो। यही सब आदतें जो है आप लोगों की। मैंने अभी कहा कि समझाया नहीं है, अभी बस हम पॉइंट लिखवा रहे हैं। क्योंकि बलाघूर्ण होता है। लिखो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। अब कुछ लोग पूरा लिखेगा, उ स न क टी बंधी ये। इन बेचारों को इतना ही बुद्धि नहीं काम कर रहा है कि बार बार समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंध क्यों लिख रहे हैं। उसकी जगह सीधे ट्रॉपिकल भी तो हो सकता है, टी भी तो हो सकता है। टीसी लिखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। अकल बड़ी या भैंस वाला तो खेल है जिंदगी। ओके, माइंड मत करना, लेकिन इस जो मैंने समझाया उस पर देखने की कोशिश करो। फिर लिखा तुमने, तथा पुनः ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रथमतः विषुवत की ओर, लेकिन पुनः ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि कोरियोलिस के कारण जो बलाघूर्ण है वह ध्रुवों की ओर प्रेरित करता है। ध्रुवों की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार, इसी में लिखना है, इस प्रकार यह चक्रवात मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। पछुआ के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, जहां से यह उत्तर पूर्व दिशा में संचरित होकर समशीतोष्ण चक्रवात भी बन सकता है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर संचरित होकर समशीतोष्ण चक्रवात भी बन सकता है, अथवा रिकर्विंग के साथ, पुनर्वक्रण के साथ यह फिर से ट्रॉपिकल ओशियन में प्रवेश कर जाता है। ट्रॉपिकल ओशियन में प्रवेश कर जाता है तथा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को भी प्रभावित कर सकता है। पश्चिमी भाग को भी प्रभावित कर सकता है। ये मैंने आपको बिल्कुल करंट अफेयर या समकालीन जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उस पे आधारित पैराग्राफ लिखवाया उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर। इसको डबल टिक कर लीजिए, इसको समझाना बाकी है।
अभी बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उसको लिखते हैं। और अब आइए समशीतोष्ण की तरफ, और लिखिए फ्रंटल ओरिजिन वाताग्रीय उत्पत्ति है। दूसरी तरफ मतलब उष्णकटिबंधीय। यह गैर वाताग्रीय उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति गैर वाताग्रीय है। इसका वाताग्र जनन से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, यह वायु राशियों के क्षैतिज मिश्रण से बनता है। वायु राशियों के क्षैतिज मिश्रण से बनता है। इधर वायु के तीव्र संवहन से बनता है। नेक्स्ट, ऊर्जा। समशीतोष्ण कटिबंध में ऊर्जा वायु राशियों के तापीय विरोधाभास से प्राप्त होती है। तापीय विरोधाभास से प्राप्त होती है। दूसरी तरफ उष्णकटिबंध में ऊर्जा जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा फिर लिखो
जयपुर में मौसम रोमांटिक हो रहा है। लॉकडाउन है, नहीं तो जयपुर चले आते। जयपुर में एक चाय वाले थे बुजुर्ग, एक मॉल के पीछे बनाते थे वो, क्या तो नाम था उनका, टोपी लगा के बैठे रहते थे, बिल्कुल नहाए धुलाए, अच्छा लगता था उनको देख करके। कितना डिफरेंस पूछता है ऐसे नहीं लिखो, पीटी में ये ज्यादा पूछता है। डिफरेंस पूछने के लिए तो ऊर्जा कहां से मिल रही है? उष्णकटिबंध में आपने क्या लिखा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण के गुप्त उष्मा से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है। गुर्जर की थड़ी, एमपी में बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, 4-5 पेड़ कहीं लगाओ अगर गांव में हो तो। प्रयागराज में भी कोटा जाइएगा सर, घंटा घर में बटर चिकन खाइएगा। जरूर जाएंगे, बहुत अच्छा बनाता है। मेरे ख्याल से आम और जामुन का ट्री भारत के क्लाइमेट में सबसे सुटेबल है। पीपल, बरगद, आम, जामुन, यही सब ट्री जम्बू द्वीप कहते हैं ना, जामुन का ट्री और आम का ट्री। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में तो यही होना चाहिए। कुछ पपाया लगा लो, अमरूद लगा लो। चलो ओके। बटर चिकन अगर वहां मिलता होगा तो वहां बटर पनीर भी तो मिलता होगा, या सिर्फ चिकन ही वहां शानदार है, ये बताओ। चलो, कंपैरिजन ओवर और क्लास भी ओवर। आज हम बड़े स्थैतिक मूड में थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, और कुछ काम का चीज हमने लिखवा भी दिया। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, सो नाइस टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपना अपना एड्रेस डालना, हम चुपके से आएंगे, किसी को बताना मत। और घंटा घर भी चलेंगे घूमने और गांव भी चलेंगे घूमने। 1-2 दिन टाइम स्पेंड करके लौट आएंगे। मेरे लिए भी खुशी का क्षण होगा, शायद तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।